फॉर मी, लेकिन फिर भी। अच्छा, तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। वेट अ सेकंड। कैन यू सी माई स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, क्योंकि बाज़ अवत स्टूडेंट्स और मेरे कॉलीग्स पूछते हैं, इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि जब भी आप पहली मर्तबा किसी से कांटेक्ट कर लें, चाहे वो जो भी हो, तो अपनी मुकम्मल तारुफ के साथ कांटेक्ट किया करें, ताकि उसके बाद जो कन्वर्सेशन है वो उस लिहाज से चल सके। क्योंकि ये बताता है कि आप कितने तहजीब याफ्ता है और ये आप कितने महज्जब है। तो इंट्रोडक्शन क्या करें, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है वो उसके बाद जो आप कहते हैं उसके साथ लिंक्ड होता है, दूसरा बंदा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जवाब देगा। तो मेरा नाम वकास अहमद है और मेरा ताल्लुक सवाबी से है। और मैंने बैचलर्स किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी से, बीएस इंग्लिश में विद गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी के साथ ही मैं 2 साल एज ए लेक्चरर रहा। कॉलेज में भी रहा, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तकरीबन। और फिर बैंकॉक से मैंने डिप्लोमा हासिल किया 3 महीने का, टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज में, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे था। यूएस से भी मुझे स्कॉलरशिप्स मिले थे, इटली से भी, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों मेरा वीज़ा 4 बार रिजेक्ट हो चुका है, 3 बार यूएस से, 1 बार इटली से। फिर यहाँ पे अप्लाई किया था मैंने यूनिवर्सिटी सबलस मारत में, सबलस मारत यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला है, एक ही सीट थी मेरे फैकल्टी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरा यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल होने को है, लेकिन सेमेस्टर मेरा सेकंड है, क्योंकि 6 महीने मैंने लैंग्वेज में गुजारे थे कल्चरल एक्सचेंज में। स्टूडेंट होने के साथ साथ आई वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट विद द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। उस यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी का एक कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट है, इनफॉर्मल डिजिटल लर्निंग ऑफ इंग्लिश के अंदर। तो उसमें मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट उनके साथ काम करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए मेरे बारे में, तो यू कैन जस्ट विजिट माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सी देयर, एंड यू कैन रीड द पोस्ट विच मे बी beneficial फॉर यू in your studies, and you can contact me if you have a serious question or any problem you want to solve. सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तानियों को बाहर जाना क्यों चाहिए। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि मुझे तो 1.5 साल हो चुका बाहर आ चुके, लेकिन आप लोग तो वहाँ पे हैं, तो आप लोग समझते हैं चीज़ों को मुझसे बेहतर इस वक्त। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप पाकिस्तान से एक मरतबा बाहर जाते हैं और फिर आते हैं पाकिस्तान, तो आप चीज़ों को एक मुख्तलिफ एंगल के साथ देखते हैं, और उसके बाद आपका पाकिस्तान में दिल लगता भी नहीं है। अगर आपने बाहर मुल्क में ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो आपको अपना कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी खुराक, अपना सकाफत, ए टू जी सब कुछ सुपीरियर लगता है, क्योंकि यू आर जस्ट लिविंग, आई वुड नॉट से दोज वर्ड्स। तो बाहर क्यों जाना चाहिए मेरे लिए? इट वॉज अ डिफरेंट जर्नी, आई वुड से। एजुकेशन हासिल करना सिर्फ नहीं था, बल्कि क्योंकि मास्टर्स और एमफिल तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये थी कि आई जस्ट वांट अ न्यू टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, टू एक्सपीरियंस अ न्यू कल्चर, to expose myself to something that has not been exposed to me in the previous life, in the previous years, I would say. So I'm recording this session, but I'm not sure, Ammar, that it could be saved because my Zoom account has a technical issue. So I'm not sure if it was, तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर ये ना हो चुका
तो वो मतलब लक पे डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे रहे, कोशिश करें कि यहाँ से सी लाइव लाइव ही आप सीख सकें और जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये बात है कि आप जब बाहर आते हैं तो आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप अभी आए नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप हमारा जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, इसके अंदर तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो चाहे वो लिबरल एक्सट्रीमिज़म हो। दोनों पार्टीज जो है वो एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। हमारी थिंकिंग पैटर्न जो है वो एक्सट्रीम है। उसको काइंड करने के लिए, उसको एम्पथेटिक करने के लिए, यू नीड टू स्पेंड सम डेज और सम लाइफ, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक दूसरे कल्चर में। तो इससे होगा। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन की स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें और रिसर्च फैसिलिटीज़ की, तो वो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप एमफिल स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 दूसरे सेमेस्टर में, और फिर आप एक फेक किस्म का रिसर्च करते हैं। आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स बट इट इज़ द रियलिटी। और वो किसी पाकिस्तानी लगड़ बगड़ जर्नल में पब्लिश हो के आप डिग्री ले लेते हैं, बल्कि उसके पब्लिश करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डिग्री मिल जाती है। यहाँ पे हमारा जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसके लिए ज़रूरी है, यानी मैं ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल तब हूँगा जब मेरे पास मेरे थीसिस से स्कोपस Q2 लेवल का पब्लिकेशन उसी थीसिस से मौजूद हो। तो आप अभी सोच लें, मैंने प्रपोजल लिखा है अभी से, हालांकि मेरा अभी कोर्स वर्क जारी है। तो थर्ड सेमेस्टर में मैं काम करूंगा रिसर्च आर्टिकल पे, ताकि वो सबमिट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, और फोर्थ सेमेस्टर में मैं फिर काम करूंगा थीसिस पे। यहाँ पे इतना फोकस्ड रिसर्च है, और वो भी स्कोपस Q2 लेवल। एजुकेशन क्वालिटी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी से लेके हर एक फैसिलिटी पाकिस्तान के साथ, मैं मतलब ये कंपैरिजन करके मुझे शर्म आती है बाज़ औक़ात। इंडोनेशिया का तालीमी बजट जो था पिछले साल, वो $44 बिलियन था। कैन यू इमेजिन दैट? $44 बिलियन जस्ट 1 ईयर, सिर्फ एजुकेशन के लिए। और इसी साल इन्होंने आई थिंक थोड़ा सा कम कर दिया, $40 बिलियन पे लाके। तो हर तरफ स्टूडेंट्स के एहतजाजात हो रहे थे। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एजुकेशन बजट क्यों कम किया गया। यहाँ पे इतना शऊर है। हमारे यहाँ शऊर किस चीज़ का नाम है? कैदे 804 के पीछे लग जाए, दिस इज कॉल्ड शऊर। ठीक है, बाकी सब कुछ चलता रहता है। आई एम नॉट inclined टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल दैट हाउ आवर सोसाइटी स्टैंड्स एंड वेयर इट स्टैंड्स। सो एजुकेशन क्वालिटी आप मैच ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर अभी इसी वक्त मैं बात करूँ, लाइब्रेरी में 1,000 से ज़्यादा बंदे होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी में, आई एम श्योर अबाउट दैट। कभी कभी जगह नहीं मिलती, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब वो आपसे काम मांगते हैं। प्रोफेसर्स और आपके टीचर्स, आपने काम करना होता है, आप काम करते हैं। कुछ लोग रूम में बैठ के काम कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो लाइब्रेरी आते हैं। मैं अक्सर किसी पार्क में चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी शॉप्स भी बहुत है, वहाँ पे स्टडी कॉर्नर्स होते हैं, आइसक्रीम शॉप्स में भी स्टडी कॉर्नर्स होते हैं। तो कभी कभी वहाँ पे बंदा चला जाता है। तो ये आपको फैसिलिटीज़ है, फ्री वाईफाई हर जगह अवेलेबल है। अगर आप पार्क में जाए, कॉफ़ी शॉप पे जाए, आइसक्रीम शॉप पे जाए, लाइब्रेरी में तो होती है, या हॉस्टल में तो होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको अभी बात करूँ, तो हमें एक यूनिवर्सिटी ईमेल मिला है। तो उसकी अफादियत यह है कि तकरीबन 10-12 वेबसाइट्स ऐसे हैं जिसको आप, जो पेड होते हैं, वहाँ से हम फ्री में आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हम उसी ईमेल के ज़रिए लॉगिन हो सकें। आपको इससे बढ़ के क्या चाहिए? आपको मास्टर स्टूडेंट होते हुए इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बल्कि बेस्टर को भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी होना, विजिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि मैं रहा हूँ साथ में। विजिटिंग तो क्या, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप लेक्चरर पोस्ट पे भी आ जाए, आपकी तरक्की 10 साल बाद हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप पहुंच जाए, आपको इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। तो आप 19 ग्रेड में, 18 ग्रेड में आपको ये फैसिलिटी, यहाँ पे आपको एज ए स्टूडेंट ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे इन्होंने माहौल स्टडी का बनाया हुआ है। आपने चाहते हुए भी आपका दिल करता है कि आप कुछ पढ़े, आप कुछ करें, आप कुछ मुताला करें। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड या क्वालिटी, ये पाकिस्तान और यहाँ का मतलब, ये मजाक होगा अगर हम कंपेयर करें। दूसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर आते हैं ना, उनकी कॉन्फिडेंस और मार्केट का जो डिमांड है उसके मुताबिक वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, एम फिल इंग्लिश वाले जो है पाकिस्तान में क्या पढ़ते हैं?
वो लिटरेचर भी पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री टू इंग्लिश लिटरेचर, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, और ये पूरा मतलब अचार किस्म का वो पढ़ते हैं। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा होता है सेकंड सेमेस्टर में भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे मैं जो डिग्री कर रहा हूँ इंग्लिश एजुकेशन में है वो, और हमारे 15 सब्जेक्ट्स है आर्ट की बजाय। आर्ट पहले सेमेस्टर में थे, अभी 7 है, और सारे के सारे जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर इनक्लेंड है और टू द पॉइंट है। मतलब आप इधर उधर की चीजें सारी नहीं पढ़ते, आपको ये मास्टर बनाते हैं तो एक ही चीज का मास्टर बनाते हैं। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया को समझ लेते हैं कि दुनिया में डिमांड किस चीज़ का है। पाकिस्तान में लिटरेचर है, लिटरेचर लिटरेचर, हालांकि शेक्सपियर को पढ़ाते हैं, हमने भी यही पढ़ा था। यार उसका क्या करना है, वो तो वो अंग्रेजी है जो 400 साल की पहले थी। जॉन कीट्स को पढ़ाते हैं जिसको अभी 100 साल हो चुके हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसका क्या करना है। आज दुनिया में अंग्रेजी के हवाले से क्या ट्रेंड चल रहा है, उस पर फोकस नहीं है। AI आ चुका है, आइडल आ चुका है, इनफॉर्मल लर्निंग आ चुका है। एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए से लर्निंग को किस तरह इम्प्रूव करना है, टीचिंग मेथड्स को किस तरह इंग्लिश के अंदर अप्लाई करना है, अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। वो लेटर हम डिग्रीज जब डिस्कस करेंगे कौन सी डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसमें से आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आके ना 6 महीने पहले म्यांमार की एक लड़की आई थी, तो वो पहले दिन मुझसे मिली लाइब्रेरी में, उसको कुछ मसला था। तो वो इंतहाई शाय थी, उसने कहा भी कि मैं बहुत शाय हूँ, और उसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा श्रेल। तो पिछले हफ्ते में मिला, वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है जस्ट 6 महीनों में। अभी तक उसने अपना डिपार्टमेंट नहीं देखा, शी इज जस्ट लर्निंग इंडोनेशियन लैंग्वेज एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप। और मैंने देखा भाई इसको देखो कितना चेंज इसमें आ चुका है। मतलब आप कंप्लीटली चेंज हो जाए, आपका आपका थिंकिंग पैटर्न तब्दील हो जाता है, और दैट इज, आई थिंक इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कि आप सफ़र कर सके और आप अपनी फैमिली को छोड़ के कुछ हासिल करने के लिए बाहर जाएं। अच्छा, फिर बात करते हैं इस चीज़ पे। चाइना को अगर आप देख ले तो मोर देन 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन चाइना। यहाँ इंडोनेशिया में कितने हैं, लिमिट चेक। हमारा एक ग्रुप है इंडोनेशियन एम्बेसी के साथ जिसमें हम सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे करंटली 340 स्टूडेंट्स जो है, 345 स्टूडेंट्स इंडोनेशिया में पाकिस्तानी मुकीम है, और सारे स्कॉलरशिप्स पे हैं, मास्टर PhD और बैचलर के। और दूसरी बात अगर आपको मैं कहूँ तो ये अभी 345 है, लेकिन अगले 6 महीनों में ये 500 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जो है वो शेयर किया था स्टेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सुरवाया में, उन्होंने 300 में से 93 पाकिस्तानी सेलेक्ट किए हैं, विच इज़ 30%। तो पाकिस्तानियों को ये, मतलब पाकिस्तानियों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी अच्छी होती है, तो इनको ये लोग तरजीह देते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और स्किल्स है जो अच्छी है, तो ये पाकिस्तानी लेते हैं एज ए फ्रेंडली कंट्री, और बहुत से जेस्टर्स में मौजूद है। अच्छा, इंडोनेशिया क्यों ज़रूरी है, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इंडोनेशिया में क्यों आए। अभी ग्रुप का एक बंदा है, अब्बास नाम है, पिशावर से है, उनकी उनका सिलेक्शन हो चुका है असिस्टेंटशिप में US में। सेम स्कॉलरशिप था जिस जो मुझे भी लगा था, मैं उस टाइम बैंकॉक में था, वीज़ा रिजेक्ट हुआ था मेरा। तो अभी एम्बेसी ने मांगे हैं बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ पाकिस्तानी। कैन यू इमेजिन दैट। मतलब अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है तो यू कैन इमेजिन इवन 5 करोड़, इट्स ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर मिडल families where you don't have enough money, even you are looking for the university to give you the airfare, तो आपके पास 1 करोड़ कहाँ से आएंगे। एक ने अगर आपके पास होते तो आप ऐसे क्यों नहीं चले जाते यूके में, स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत थी। तो ये हालात है। तो इंडोनेशिया में आते वक्त आपको 1 रुपया बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मैं बैंकॉक जा रहा था, उन्होंने 1,20,000 पाकिस्तानी मांगे थे, वो भी मैंने फिर उसी पैसों से टिकट लेके लिया, उन्होंने फिर रिटर्न किए। तो ये इन ममालिक में आपको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप जीरो बैकग्राउंड से है, जीरो फैमिली से है, दैट इज़ नॉट एन इशू। मतलब मनी आपके लिए कोई इशू है ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट कोई दरकार नहीं है। इंडोनेशिया में तकरीबन 700 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर कैंपस को मिलाया जाए। 400 उसमें से बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और क्यों इस वर्ल्ड रैंकिंग में वो तरक्की कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ना, पाकिस्तान में अगर आपके पास देखा जाए कायद आज़म को, जो कि 365 नंबर पे है दुनिया में, लेकिन क्या वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है, नहीं करती। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में 300 रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से इंडोनेशिया की 1200 वाली रैंकिंग यूनिवर्सिटी बेहतर है।
हाँ, आपने सही सुना, मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी अगर 1200 में है यूएस में और पाकिस्तान में 300 में है, तो ये वाली बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। रिसर्च हो, स्टूडेंट फैसिलिटीज हो, लाइब्रेरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर मुल्क की जो मजमूई तौर पे पीसफुल स्ट्रक्चर हो, वो भी। मुझे 1.5 साल होने को है, आज तक मैंने किसी के साथ पिस्टल नहीं देखा, पुलिस के साथ भी नहीं। तो मतलब दो बंदों को मैंने लड़ते नहीं देखा इंडोनेशियन को। पाकिस्तान में रमज़ान में क्या होता है, मैं 2 रमज़ान यहाँ गुजार चुका हूँ। ठीक है, तो आपको मेंटल पीस भी मिलता है। इंडोनेशिया, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। और मैं बैंकॉक में था, वहाँ की निस्बत स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बताऊं, जिस स्कॉलरशिप पे मैं आया हूँ, मैं KNB पे नहीं आया, मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, UNS में, और बस मैं आ चुका हूँ। तो मुझे जो स्टाइपेंड मिलता है, आई विल बी क्लियर विद यू एंड ओपन विद यू, वो पाकिस्तानी बनते हैं कोई 30,000 रुपये तकरीबन, 29,000 या 30,000, डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज रेट। तो आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान में तो इससे कुछ नहीं होता, आई नो। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए कि 30,000 में पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल इस्लामाबाद वाली है तो कहने को ये साइड सिटी, सिटी सेंटर में मैं नहीं हूँ। मुझे वैसे भी सिटी लाइफ पसंद नहीं है पर्सनली। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस कमिंग इन टू इंडोनेशिया। मतलब एज अ नेचुरलिस्ट, यहाँ पे वाटरफॉल्स है, माउंटेन्स है, और बहुत ग्रीन कंट्री है, तो उस हवाले से बंदा बहुत फ्रेश और खुश रहता है। तो इन पैसों में आपका रेंट भी नहीं जाएगा, आ जाएगा इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं। और ये जो अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इट इज़ फ्री फ्रॉम द स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ने दिया है। काफ़ी चौड़ा रूम है, आई थिंक इट इज़ 20 बाई 12, 20 फीट और 12 फीट रूम है। मैंने किचन भी इसके अंदर ही अपने लिए सेटअप बनाया है। और इसमें फैसिलिटीज़ है, ओवन, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये यूनिवर्सिटी ने नहीं दी थी, ये मैंने खुद खरीदी है। पाकिस्तान से पैसे नहीं लाया था, उसे 30,000 में दी है। तो अभी आप सोचेंगे कि इतने चीज़ें इन पैसों में किस तरह हुए, तो यही मैं बता रहा था, यहाँ पे परचेस पावर बहुत अच्छा है। आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ कि एक मजदूर अगर पाकिस्तान में मजदूरी करता है, 700-800 रुपये वो लेता है, 1,000 कर ले, तो उसमें से 1.5 किलो चिकन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मजदूर की जितनी मजदूरी है, उससे तकरीबन 4 किलो चिकन आ जाता है। या दैट इज रियल लाइफ, प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इंडोनेशिया में एक और अच्छी बात जो मैंने महसूस की, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से निकल के यूरोप में चले जाते हैं, US में, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स, बैचलर के बच्चे जितने फ्लुएंट है ना AI में और एप्स के यूज करने में, लैपटॉप के यूज में, मोबाइल और टैबलेट के यूज में, हम पाकिस्तानी PhD स्टूडेंट्स भी उस उतने नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है। I was a good student compared to my colleagues, my classmates, in terms of using the laptop and apps and other things. लेकिन यहाँ आके मुझे भी डिफिकल्टी फील होती है कभी कभी। तो अगर आप यूरोप और अमेरिका डायरेक्ट जाते हैं, तो मैं कहता हूँ दिस इज लाइक अ डोर वे फॉर यू, कि पहले यहाँ आ जाए, मास्टर यहाँ से करें, PhD के लिए वहाँ जाएं। अभी पिछले सेमेस्टर में 60 लाख के आए थे। यहाँ मेरे सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, UMS, मैंने शेयर भी की थी, अभी उनका स्कॉलरशिप ओपन भी है। तो बैचलर में आए हैं सारे। तो मैं उनके लिए बहुत खुश था कि वो यहाँ से बैचलर करेंगे, बैचलर के निकलने के बाद उनका मेंटल लेवल मुझसे बहुत आगे होगा, क्योंकि मैंने बैचलर पाकिस्तान से किया था। ठीक है, और मेरा ये पहले से विजन था, 3 साल मैंने बैचलर के बाद ज़ाया किया, बीइंग बीइंग हैविंग गुड प्रोफाइल विद मी, लेकिन मैंने ज़ाया किया कि नहीं, मैंने यहाँ से पढ़ना नहीं है, बाहर से पढ़ूंगा, ताकि PhD के लिए आसान हो। एक तो ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरी बात, कल्चरल और रिलीजियस जो शौक होता है, वो बहुत कम होता है यहाँ पे। सारे मुस्लिम हैं, और मेरे तो दाढ़ी है, तो देख के बहुत खुश होते हैं, सलाम कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों की दाढ़ी होती नहीं है, इनका मतलब जेनेटिक्स इनका ऐसा है। और कल्चरल शॉक भी बहुत कम है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं अमंग द मुस्लिम कंट्रीज, आई वुड से। और पाकिस्तान का नाम सुन के तो बहुत खुश हो जाते हैं। पहले दिनों में तो जब कहीं जाता था, तो आके पिक्चर ले लेते थे। मतलब ये इनका एक रिस्पेक्ट होता है, किस्म का काइंडनेस शो करते हैं। कोई मसला आ जाए, किसी इंडोनेशियन से पूछो, बोलो, तो कर लेते हैं। दो दे आर नॉट देट मच
हैबिट मतलब उस तरह के नहीं है जिस तरह हमारे पठान है या हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी जिस तरह मेहमान नवाज है, उस तरह नहीं है। लेकिन दे आर 10 times better than non-Muslim countries have been to Bangkok, so I can compare it with them. तीसरी बात यह है ना कि पाकिस्तान में अगर आप चाहे 5 वक्त का नमाज किया, आपको मस्जिद की तरफ जाते भी नहीं है, लेकिन आप मुस्लिम हैं। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, आपको घटन सी फील होती है। मुस्लिम में आके आपको वो घटन महसूस नहीं होती। तो ये मतलब इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जो कि रिलीजियस प्लस सेकुलर है। एक ही मस्जिद में हर तरह के लोग होते हैं, रफ़ुल यदैन करने वाले, आमीन तेज बोलने वाले, न बोलने वाले, न करने वाले, और हर तरह के लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी में जाओ तो ये मस्जिद है, साथ में गिरजा है, साथ में मतलब क्या कहते हैं, हिंदुओं का मंदिर है। मेरे कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। सारे मिलजुल के बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश होते हैं। मेरे डॉर्मेट्री में पिछले हफ्ते यहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी स्टूडेंट्स की, बेस्ट स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आ जाए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वहाँ पे 3 फीमेल बैठे हुए थे, और मेल और फीमेल दोनों को कोई मसला नहीं था उनका। हमारे यहाँ कितना हेट पाया जाता है इन इन एंटिटीज के टुवर्ड। उनको देख के मैं जज्बाती किस्म का हो गया कि मतलब मैं बहुत खुश हो गया कि यार कितनी अच्छी सोसाइटी है, ये लोग इनको भी स्पेस दे रहे हैं, उनको भी जगह दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हाल है, यू नो बेटर। इस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, या वो एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन टाइम के लिहाज से मैं इस स्लाइड को स्किप करता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ यहाँ पे, तो बात करते हैं उन नेगेटिव्स पे जिसके लिए हम जहनी तौर पे तैयार नहीं होते। हम बस सिर्फ इस चीज़ को देखे हैं कि हाँ फ्री रूम मिलेगा और मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। सबसे पहले बात तो यह होती है, अगर आप बाहर आ रहे हैं तो आप अपने साथ ये मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आप जा रहे हैं 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, या पीएचडी है तो 3 या 4 साल के लिए। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, आपको भी बहुत कुछ हो सकता है, आपके फैमिली में भी आपका बहुत करीब तरीन बंदा या बंदी दुनिया से जा सकता है, जा सकती है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए दिल बड़ा रखना, उसके लिए सीना चौड़ा रखना। मतलब एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, इस लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। तो होम सिकनेस को यहाँ पे लेके इसको जहन पे सवार नहीं कर। कल मुझसे कोई बंदा पूछ रहा था कि यार तुम्हारा दिल पत्थर का है कि तुम्हें ना अम्मी की याद आती है, ना बहन भाइयों की याद आती है, या किस चीज़ के बने हो तुम। तो मैं मतलब एज ए नेचुरलिस्ट हो के मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन दिखाता नहीं हूँ किसी को, लोगों के सामने बहुत हार्श किस्म का मतलब दिखाता हूँ खुद को कि हाँ मुझे तो कुछ किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हर चीज़ से पड़ता है। तो मैंने जवाबन कहा कि जस्ट इमेजिन अगर मैं कहूँ कि हाँ यार आई मिस माई मोम, और तो जितना मैं बोलूँगा इसका मेरे माइंड पे इम्पेक्ट होगा, मेरा मेरी स्टडीज इससे मुतासिर होगी, तो मैं क्यों याद करूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं खुद को ये कहूँ कि मुझे याद नहीं आती, आई डोंट मिस देम, आई डोंट केयर, आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर। सो आपने इस तरह का एटीट्यूड अपनाना होता है। फिर फूड को लेके मैं जब आया 20 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया, एंड दैट वाज रियली हार्ड फॉर मी। आई कांट टेल यू हाउ आई डिड माई ब्रेकफास्ट, और मेरे जो मतलब सहरी थी। आ, मेरे पास फैसिलिटीज़ उस महीने नहीं थी क्योंकि पहला महीना था, जगह वगैरह नहीं जानता था मैं। तो ना फ्रिज था कमरे में, ना स्टोव, ना एयर फ्रायर, ना कोई और चीज़, तो मैं बना भी नहीं सकता था खुराक, और बाहर से ले लो तो वो तो मतलब अभी तो मैं खा सकता हूँ इंडोनेशियन फूड मज़े से। लेकिन पहले 2-3 महीने बंदे को बिल्कुल गिन सी आती है कि ये क्या है, हालांकि खुदा हलाल फूड है, सिर्फ डिफरेंट होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है, उसका स्मेल डिफरेंट होता है, तो बंदा नहीं दिल करता उसको खाने का। तो दिस इज अ कल्चरल शॉक विच इज जो कि फूड के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें आप। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अपनी कंट्री में करते हैं तो पॉजिटिव, यहाँ पे करो तो नेगेटिव, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है। और जो पैसे होते हैं स्कॉलरशिप, आप चाहे जिस भी मुल्क में जाए, बैंकॉक में मुझे मिलते थे 16,000 बाट, पाकिस्तानी में बनते हैं 1,30,000। यहाँ पे मिलते हैं पाकिस्तानी 30,000, सिर्फ 30,000। दोनों को और अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कहता हूँ ये वाला 30,000 उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे मेरे पास एक 130 में नहीं थी, जो यहाँ पे सिर्फ 30 में है। तो आप बैंकॉक में जाए उतना स्टाइपेंड, यूएस में जाए $2,000, सऊदीया में जाए 1,200 रियाल। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक सोसाइटी, हर एक यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप वो उसी टेरिटरी या उसी रीजन के हिसाब से आपको पैसे देता है।
या देती है। उसमें आपके पास मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे। कुछ लोग करते भी है, आप चाहे मतलब यहाँ पे पाकिस्तान रह के 30,000 स्टाइपेंड है तो आप 15,000 में गुजारा कर सकते हैं, आप 15,000 बचा लें। आप ट्रेवलिंग के शौकीन है तो वो 15,000 ट्रेवलिंग के पे लगा लें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ये आपको करोड़पति तब बनाता है जब आप मारी क्यूरी पे जाए या इस तरह। तो मतलब कुछ स्कॉलरशिप हाईली पेड होते हैं, कुछ हाईली पेड नहीं होते हैं, बस आपको एक्सपोजर का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको अभी, इससे पहले मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की, आप ये देख ले, एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम करना, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। तो इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन नवंबर से। मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था सितंबर में, क्योंकि उससे पहले 6 महीने में इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स में था। ये मैंने ज्वाइन किया तो 2 महीने बाद मुझे ये पोजीशन मिली रिसर्च असिस्टेंट की। तो ये पाकिस्तान में आप इमेजिन कर सकते हैं। इंडोनेशिया में आके सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ लिंक्स मिले प्रोफेसर्स के, हांगकांग से, चाइना से, सिंगापुर से, नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से। क्योंकि मेरी मेरी यूनिवर्सिटी जो है, इसकी तकरीबन कोई 70 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलाबोरेशन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी करते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं। ये इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब यू कांट इमेजिन दैट। फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, लेमी अगर यहाँ पे है कहीं, पता नहीं वो अब कहाँ पे होगा, मुझे तो याद नहीं है। आई एम सॉरी। असल में ये वाला, ये पिक्चर अगर आप देख ले या इसको देख, तो दिखाने का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे दो प्रोफेसर बैठे हैं द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से। इनके साथ में ये परसों की तस्वीर है, हाँ फ्राइडे की। मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव रिसर्च उनके साथ शेयर किया था, जो मैंने अभी करना है। तो उनसे कमेंट्स मिले मुझे, उन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए सजेशंस दी, और उनसे अप्रिसिएशन भी मिली। आपको ये मिलता है वहाँ पे, ये मतलब अभी ये आए हैं, अभी इंटरनेशनल सेमिनार होने वाला है तो उसके लिए ये लोग आए हुए हैं। तो दिस इज रियल अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव हियर। या अगर मैं अभी मैंने ग्रुप में एक सेमिनार शेयर किया था जिसमें मैं मॉडरेटर हूँगा, वो कल होने वाला है। तो इंटरनेशनल सेमिनार में आपको रिकग्निशन मिलता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से स्पीकर्स होते हैं, या पाकिस्तान में स्टडी करके नहीं हासिल कर सकते। तो बाहर आके सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पैसे मिलेंगे, आप ऐश इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको बहुत इश्यूज भी होंगे हेल्थ के हवाले से, या कुछ और भी होगा, होम सिकनेस भी आपको हो सकती है, कुछ लोगों को होती है पहले महीनों में, बाद में पर नहीं होती। और लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझे अभी याद है पिछले पहले 2-3 महीनों में ट्रांसलेटर यूज़ करते थे और किसी चीज़ की समझ नहीं आती, बस जाके सिर्फ हाथ रखते थे कि हाँ मुझे ये चाहिए, कितने का है, पैसे दिखा देते कि इससे ले लो अपने लिए। और अभी तो जाके पूरा बार्गेनिंग करते हैं औरतों की तरह, जितना बता देते हैं उससे कम के भी चीज़ें खरीद के ले ले आते हैं। तो ये चीज़ें होती है बाहर मुल्क में आके। अच्छा, आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है? एक तो मैंने आपको कहा ग्लोबल नेटवर्किंग, जिस तरह मैंने अभी आपको एक पिक्चर परसों से दिखाया। आपको रिसर्च के मौके मिलते हैं, जैसे मैं वर्क करता हूँ एज ए रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। आपको इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स में एज ए स्पीकर, एज ए मॉडरेटर, एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी वगैरह के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि आप अगर डिपार्टमेंट में एक बंदे हैं या दो है, तीन हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो फोकस करते हैं कि आपको उठा ले, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इजाफा होता है। आप इस चीज़ को देख लेना, अब ये सेमिनार हो रहा है तो ये हांगकांग, इंडोनेशिया और 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके कोलाबोरेशन से हो रहा है। यूएनएस ने प्रपोज किया कि मॉडरेटर हमसे होगा, उन्होंने मेरा नाम दे दिया। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि मैं इंडोनेशियन नहीं हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हूँ, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के मौके होते हैं ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देख लें, एक बंदे ने एमफिल किया हुआ है पाकिस्तान से, एक बंदे ने यहाँ से किया, और आप वो अप्लाई कर रहे हैं किसी मुल्क में, किसको वो तरजीह देंगे? डेफिनेटली द वन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन अब्रॉड। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की डिग्री और यहाँ की डिग्री में कितना डिफरेंस है, ठीक है। 60-70 साल पाकिस्तान
पीछे है, क्योंकि इसी रिसर्च प्रोजेक्ट में हम विजिट करते हैं स्कूल्स के। तो यहाँ पे स्कूल्स का जो एनवायरनमेंट है, जो टीचिंग मेथड्स है, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। मैं ये विजुअलाइज नहीं कर रहा कि आप लोगों ने देखा क्या है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के सिस्टम में यहाँ के सिस्टम में यही डिफरेंस है। ठीक है। आई एम सॉरी, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ बालकनी का, क्योंकि अजान हो रहा है तो शायद आपको आवाज़ डिस्टर्ब करे। इसके अलावा चैलेंजेस की अगर बात करें, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी होती है, क्योंकि आपके पास रूम में A to Z चीज़ें अवेलेबल है। आप अपने लिए जो भी चाहो बना लो। ठीक है, पिज़्ज़ा बना लो, बेक कर लो, या जो भी है। लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले होम सिकनेस बहुत से लोग मैं जानता हूँ उनको हो जाता है। इसके अलावा अडाप्टेशन बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अडाप्ट करते हैं। तो ये बात मेरी अपने अपने पास नोट कर ले। और वो ये कि यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो यहाँ आके लोगों के साथ नहीं उठते बैठते, बल्कि अपने मुल्क के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आप लोकल लोगों के साथ उठते बैठेंगे तो यहाँ पे आपको एक फैमिली मिल जाएगी, चाहे जिस भी मुल्क में आप जाए। कभी कभी इनके कपड़े पहन के, मेरे पास है इनके कपड़े भी है 2 3 सूट्स, वो मैं पहन लेता हूँ, बंदा मेरे को इंडोनेशियन लगता है। तो इसी कल्चर में अगर आप अपने आप को इम्बीड करेंगे तो उसका फायदा आपको होगा। आप यहाँ के अपने आप को यहाँ के महसूस करेंगे, और जब तक आप अपने आप को यहाँ के महसूस नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी फिर। तो सबसे पहले ये काम आप ज़रूर करें जब भी जहाँ भी जाएं। दूसरी बात यह है कि चैलेंज यह होता है कि आपसे एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। हम क्लास में 5 बंदे हैं मास्टर्स में। तो मैं इंटरनेशनल हूँ, बाकी 4 जो बंदे हैं वो इंडोनेशियन है। तो बाकी उससे प्रोफेसर्स के इतने एक्सपेक्टेशन नहीं होते जितने मेरे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस हमने इसके साथ इंटरव्यू की थी 20 मिनट की, हमने इसको जान चाहता है, इसका प्रोफाइल अच्छा है, इसके पब्लिकेशन भी थे बैचलर में, इसके गोल्ड मेडल है वगैरह, इस तरह के आपके बारे में भी कहा जाएगा जब आप आएंगे। तो वो आपसे फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। तो आप स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, आपको थकावट महसूस होगी, आपकी नींद कभी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना तो नहीं होगा ना, आपको अपने काम भी करने होंगे, जैसे रूम की सफाई से लेके कुकिंग तक। अगर आप इंडोनेशियन फूड नहीं खाते, डेफिनेटली आप अपना फूड प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए टाइम निकालना। फिर लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे मैंने लिखा है, इंडोनेशियन लैंग्वेज। आप इस चीज़ को अपने साथ नोट कर लें कि इंडोनेशिया में प्रोफेसर्स मोस्टली इंडोनेशियन लैंग्वेज में लेक्चर देते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश डिपार्टमेंट की तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं। अ, हमें 6 महीने का कोर्स पढ़ाया गया, KNB स्कॉलरशिप में एक साल का पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें 6 महीनों का पढ़ाया गया, स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट था वो। एंड आई वॉज द ओनली गाय इन माई इंटरनेशनल क्लास कि मैंने इंटरेस्ट नहीं ली। 12 बंदे थे हम, क्योंकि 4 5 क्लासेस उन्होंने बनाई थी। तो मेरे क्लास में 11 बंदे बहुत सीरियसली सीख रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं सीख रहा था। मैडम और सर गिला भी करते थे कि आप क्यों नहीं सीखते। मैं कहता कि नहीं, मैं क्यों सीखूं, मैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मास्टर तो मेरा वहाँ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे प्रोफेसर नहीं बोलेंगे तो मैं उनको मतलब फोर्स करूंगा कि वो मेरे साथ इंग्लिश ही बोले, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो मैंने लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज है वो मैंने एनवायरनमेंट से सीखी। मैंने अपने आप को सोशलाइज किया मस्जिद में, बाजार में, यहाँ इधर उधर लोगों के साथ डेली कन्वर्सेशन में करता था, अभी भी करता हूँ, जाके उनके साथ बैठ के कहीं जाके। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन लेक्चर आपको अंग्रेजी में दिया जाएगा, अगर आप लिंग्विस्टिक्स या इंग्लिश एजुकेशन या लिटरेचर में आ रहे हैं। बाकी में वो मतलब आप इसको नेगेटिव ना ले कि क्यों इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते, ये तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो बात अच्छी की नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले ले, अब्दुल खान की ले ले, स्वाबी की ले ले, या किस सरगोदा की ले ले। वहाँ पे क्या प्रोफेसर A to Z अंग्रेजी बोलते हैं सारे? उर्दू में आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, या पश्तो में आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाते? तो सेम अप्लाइज हियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे A to Z अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ, मेरे साथ बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, मेरी वजह से, बल्कि A to Z लेक्चर अंग्रेजी में होता है। और शायद मेरी वजह से नहीं, बल्कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में यहाँ पे नॉर्म ऐसा है कि पाबंदी होती है कि प्रोफेसर्स जो है वो अंग्रेजी लाजमी बोलेंगे मतलब। अच्छा, तो ये चंद बातें हो गई।
आगे बढ़ते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है कि टिप्स और लिंक्स, तो रिसोर्सेज या लिंक्स ना। अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना साजिद भाई, या जितने भी लोग हैं, अपने सवालों को नोटपैड में अभी नोट कर ले। और इंशाल्लाह आखिर में हम 30 मिनट कम से कम देंगे इसके लिए, ताकि उस पर बात हम कर सकें। आपके सवालात में लूंगा और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिंक्स के हवाले से। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अब परतामीना यूनिवर्सिटी है, फिर इस्लाम इंडोनेशिया है, फिर मोहम्मदिया है, और इतने सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ये वाली है, ये ब्लू लोगो जो है, सबलस मारत यूनिवर्सिटी, यूएनएस। अच्छा, तो केएनबी के अलावा भी हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्कॉलरशिप है, और इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मौजूद है, यू कैन जस्ट सी हियर। इसके अंदर फिर आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो आपने नहीं देखना, क्योंकि आप पाकिस्तानी है और आप सर्च करते नहीं है। आप तो इनबॉक्स में आ जाते हैं कि सर कहाँ कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो मैंने आसान किया है आप लोगों के लिए। आज आपको इंशाल्लाह पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, या आज या 2 दिन 3 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं डाल सकूँ। तो आपने थोड़ा सा पेशेंट रहना है, क्योंकि कल वो उस इंटरनेशनल सेमिनार है, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना है। तो मैं आपके सबको फिर इंशाल्लाह लिंक शेयर करूंगा। लेकिन इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सबसे जो अच्छा स्कॉलरशिप है इनका। अच्छा, उस पे जाते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स पे। आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए, अगर आप बैचलर के किसी भी सेमेस्टर में हो। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। लेट मी शो यू माय लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि जिसका मैंने लिंक भी कुछ दिनों पहले शेयर किया था। यू कैन सी द स्क्रीन, सो हियर इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। आई एम सॉरी, हियर इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। किस तरह मैंने चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस और टीचिंग पोस्ट में, मतलब एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स, पब्लिकेशंस, एंड और आपकी जो अकम्पलिशमेंट है। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनाएं, और फिर उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स पे हों या ना हो, ताकि सिर्फ आपको अंदाजा हो सके कि बाहर की दुनिया में आपके फील्ड में कौन कौन सा रिसर्च वर्क हो रहा है, ताकि आप अप टू डेट रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सीवी टेम्पलेट और लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन एक आपका एक ऑनलाइन सीवी होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर टेम्पलेट ये डाउनलोड कर लें, और रिकमेंडेशन लेटर्स अपने पास अपने प्रोफेसर से ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में भी। अच्छा, SOP या मोटिवेशन लेटर, इस पर मेरे एक वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए वो देख लें उसको, ठीक है। और अपनी SOP लिख के, खुद लिख के, और फिर मुझे भेज दे। आई कैन जस्ट व्यू दैट। और आपकी जो CV है, मैं उसको भी रिवाइज कर सकता हूँ। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हो, मैं उसको भी आपके लिए रिव्यू कर सकता हूँ, आपको सजेशन दे के। आई एम सॉरी। अच्छा, फिर बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वाला स्लाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये यूनिवर्सिटी दिखाऊं। ये आपके लिए एक प्रिपरेटरी टिप है। आपने क्या करना है, आपने आज वर्ड में एक फाइल ओपन करके आप लोगों ने इस तरह का टेबल बनाना है। नेम, डिग्री, डेडलाइन, और एप्लीकेशन लिंक। जिस यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखे। डिग्री ऑफर्ड है, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सिंपल लिखा है, आप यहाँ पे लिख लें मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, या अगर PhD है तो PhD इन इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स या एजुकेशन, जो भी है। फिर डेडलाइन क्या होगा वो लिख लें। अभी अगर वो ओपन नहीं है तो उसका एस्टिमेट डेट निकाल के लिख लें। कहाँ से निकालना है, वेबसाइट पे अगर अभी क्लोज्ड है एप्लीकेशन, तो पुराना वाला डेट शो होगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख ले कि मतलब नेक्स्ट मई में, अभी मई है तो 15 मई या जिससे भी होगा अब ओपन होगा। और उसी लिंक को कॉपी करके यहाँ पे लिख लें। इससे क्या होगा, आप इसी फाइल को रोजाना की बुनियाद पे अपडेट भी करें और देख लिया भी करें। तो जिसका भी डेडलाइन करीब आ जाए,
उसके लिए एप्लीकेशन बना के सबमिट करें। तो दिस इज़ एक्चुअली अ रोड मैप फॉर यू। और ये मैंने किया था जिस वक्त मैं करता था, इस तरह मैं करता था, आप लोग भी इस तरह किया करें। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले इसमें जल्दबाजी न दिखाएं। आपके सवालात आए हुए हैं उसी गूगल फॉर्म में, वो भी अभी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उसमें एक बंदे ने सवाल किया था कि कैन आई गेट स्कॉलरशिप इन 2 मंथ्स। ओ माय गॉड, इन 2 मंथ्स! मैंने अप्लाई किया था पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर पोस्ट के लिए 2021 में। उसका टेस्ट अनाउंस हुआ अभी जो मैं इंडोनेशिया में था 2024 में। अप्लाई कब किया था? 2021 सितंबर में। तो आपको मेरी बात की समझ आई? मतलब वो जॉब है, ये आप पढ़ते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो आपको 2 महीने में किस तरह, मतलब सबसे जो फास्टेस्ट होता है वो 6 महीनों के अंदर होता है। मतलब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था सितंबर में, इंटरव्यू टेस्ट इन्होंने लिया मेरा अक्टूबर में, इंटरव्यू इंटरनेशनल ऑफिस ने की नवंबर में, फिर उसी महीने में डिपार्टमेंट ने भी इंटरव्यू की। दिसंबर के एंड में जाके इन्होंने अनाउंसमेंट किया, मुझे सेलेक्ट किया गया। 15 दिन दिए दिए गए ताकि मतलब कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर या नहीं, आपको टाइम दिया जाता है ना कि आप सोच लें। वो टाइम गुजर गया, तकरीबन 15 जनवरी तक की बात है ये। और मैंने फिर अप्लाई किया वीज़े के लिए, और मैं यहाँ पे फरवरी के मिड में आया हुआ था। तो ये 6 महीने नहीं बनते। तो पाकिस्तान में आप इस तरह नहीं है कि आपने अगस्त में आपका रिजल्ट आया FSC का, सितंबर में आप यूनिवर्सिटी में गए। यही ये तो इंटरनेशनल प्रोसेस होता है और ये टाइम लेता है। चाइना की आप बात कर ले, उस पर तकरीबन 9 महीनों से 12 महीने लगते हैं। सऊदीया की बात कर ले तो दैट इज़ हिलारियस, दैट इज़ वेरी फनी। मतलब मुझे एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है सऊदीया में अप्रैल में पिछले साल। मतलब 13 महीने हो चुके हैं और अभी तक आई एम वेटिंग फॉर मिनिस्ट्री अप्रूवल। फिर उसके बाद वो वीज़ा देंगे मुझे अप्रैल 2026 के आसपास, मैंने 2 साल वो लेते हैं। तो उस तक तो मेरा ये वाला मास्टर भी कंप्लीट हो चुका होगा, मैं दूसरे मास्टर का क्या करूँगा? तो कुछ प्रोसेस स्लो होते हैं, कुछ थोड़े से, लेकिन जो आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई से यूनिवर्सिटी आने तक जो मिनिमल टाइम होता है वो 6 महीने से कम पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज, योर लक। मेरा जिस तरह प्रोफाइल है, आई एम नॉट, मतलब मैं इसको गुरूर की वजह से मतलब के तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन मेरा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। जिस वक्त मैं अप्लाई करता था 2000, मतलब मुझे, मैं आपको क्या बताऊं, 2024 में मैं यहाँ आया था, उसके बाद भी मुझे रिजेक्शन आते थे। इतने अप्लाई मैंने किए थे। और 2023 मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग ईयर था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट की थी। पैसे भी बहुत खर्च किए थे, क्योंकि US में अप्लाईज किए थे मैंने 15 से ज़्यादा। और उसमें से मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का $25 मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी होता है, किसका $100, किसी का 70, 65, 55। तो जितनी मेरी सैलरी थी यूनिवर्सिटी लेक्चरशिप की वो तो मैं वहाँ पे उड़ा दी थी। और रिजेक्शन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ US की नहीं बल्कि थ्रू आउट द ग्लोब की, तो उसी साल मुझे मेरे बर्थडे पर भी 4 रिजेक्शंस मिले थे। मैं हंस रहा था, मैंने इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्टेड। 300 रिजेक्शंस आपको मिले ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक एक्सेप्टेंस इज हैवियर देन ऑल ऑफ द रिजेक्शंस। आपको बस एक ही एक्सेप्टेंस चाहिए। उस एक्सेप्टेंस के लिए आपको अपने आप को रगड़ा देना होगा। आपका NTS और ईटा जो है, क्या आप उसमें एक साल में सेलेक्ट हो जाते हैं? पॉसिबल है? हालांकि ना पेंशन है उसमें, आपको भी पता है ना, उनकी सैलरी सैलरी की तरह है, और ना आपको सोशल सिक्योरिटी है पाकिस्तान में। तो बी पेशेंट। और इट इज़ लाइक स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला फार्मूला यहाँ पे चलता है। दूसरी मतलब टिप आपके लिए ये है कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को फॉलो करें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर एक्स पे। और अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को भी रोज़ाना की बुनियाद पे देखें, अपनी CV के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पे सोचें कि किस तरह इसको बेटर किया जा सके, ना कि आपने 2 साल पहले बनाई है और आप उसको अब भी अच्छा तस्लीम करते हैं। दैट्स नॉट गोइंग। किस तरह उसको इम्प्रूव करना है? ऑनलाइन कोर्सेज करें, कम से कम 5 ऑनलाइन रिलेवेंट कोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। रिसर्च सेमिनार्स, मतलब जिस तरह अभी मैंने रिसेंट सेमिनार आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो सर्टिफिकेट्स भी देंगे आपको। तो अगर आपने रजिस्टर किया है, वेल एंड गुड, नहीं किया तो अभी से अभी रजिस्टर कर लें और कल उसको अटेंड कर लें।
सर्टिफिकेट ले लें और उसको फिर अपने सीवी में डिस्प्ले कीजिए, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी। अभी आते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, एक एक अभी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशियन गवर्नमेंट एड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू परसू देयर एजुकेशन। के एन बी स्कॉलरशिप क्या है, इसका तर्जुमा है के एन बी का, मुझे नहीं पता के और एन और बी किस चीज स्टैंड करता है इंडोनेशियन लैंग्वेज में, लेकिन इसका मतलब है इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और इसमें 34 यूनिवर्सिटीज शामिल है। यहाँ पे तकरीबन 700 यूनिवर्सिटीज है जिस तरह मैंने पहले कहा, लेकिन 34 सिर्फ इन्होंने के एन बी के लिए, जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है वो के एन बी के लिए मुख्तस की है। फिर उस 34 में से हर एक डिपार्टमेंट को के एन बी अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो डिपार्टमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है सिर्फ उसी का है। यानी मेरी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स भी अवेलेबल है, एजुकेशन भी है, लिटरेचर भी है। के एन बी पे एजुकेशन है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह नहीं है कि लिटरेचर डिपार्टमेंट इनका अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि लिटरेचर पे इतना नहीं स्पेंड करते। एजुकेशन और लिंग्विस्टिक्स की अफादियत लिटरेचर से कहीं ज़्यादा है। 2006 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसका जो मंथली अलाउंस होता है वो कोई 5 मिलियन बनता है, मतलब पाकिस्तानी आई थिंक कोई बनेगा 1 लाख या 90,000 कोई, हाँ। लेकिन खर्च आपका होगा 30 से 40 हज़ार के दरमियान पर मंथ का, डिपेंड्स ऑन द सिटी। मेरे सिटी में इतना खर्चा होता है। जकार्ता में अगर आप आते हैं तो डेट इज़ नॉट इनफ फॉर यू, आई वुड जस्ट सिंपली से दैट, क्योंकि अकोमोडेशन आपको खुद लेनी पड़ेगी। जो कैन बी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, आपको उसी 5 मिलियन में से अकोमोडेशन भी खुद लेना पड़ेगा। तकरीबन 1 मिलियन बनता है पर मंथ। अच्छा, इंडोनेशियन लैंग्वेज में एक और बात यह है कि आपकी मास्टर 3 साल होगी, पीएचडी 4 साल, और बैचलर 5 साल। 1 साल आप लैंग्वेज कोर्स पढ़ेंगे। ये अच्छा है या बुरा है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मेरे ख्याल में ये अच्छा है। क्यों? मेरा मास्टर यहाँ पे 4 सेमेस्टर की बजाय 5 है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप था, 6 महीनों ने मुझे भाषा, इंडोनेशियन लैंग्वेज पढ़ाई। तो उस उन 6 महीनों में आप पे एकेडमिकली ज़ीरो बर्डन होता है। उसमें आप घूमे फिरे, कल्चर को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करें और यहाँ के साथ अडॉप्ट हो जाए। जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है और आप आ गए पिछले पहले महीने से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई और असाइनमेंट्स, और ये लोग इतना असाइनमेंट्स देते हैं, इतना काम देते हैं कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी कभी मुझे, मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ और रात को 10 बजे लाइब्रेरी से वापस आ जाता हूँ, तब भी काम पूरा नहीं होता। और इतना टाइम लैपटॉप यूज़ कर ले तो मतलब बंदे पे बात करने की भी वो जगह नहीं होती, फिर बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये चीज़ें होती, ऐसा नहीं है कि हर दिन इस तरह होता है। वो जब बीच पे जाके 3 3 दिन भी गुजार लेते हैं, सैर सपाटे करते हैं, और आप कंपेरेटिवली पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तो 6 महीने आपको या 1 साल आपको कल्चरल एक्सप्लोरेशन एडाप्टेशन के लिए मौके मिल जाते हैं। और एज लिमिट यही है उस फाइल में, आप ये भी। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिस्ट है, यू कैन स्क्रीन शॉट इट। ये वो यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको अवेलेबल है के एन बी के अंडर बैचलर के लिए। अगर आप बैचलर के लिए ढूंढ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ईएलटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, लिटरेचर, मेरा सब्जेक्ट ये वाला है इंग्लिश एजुकेशन। और यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी है, दे आर अवेलेबल अंडर के एन बी। ठीक है। ये नंबर किस चीज़ का है, लेट मी शो यू दिस, वेयर इज, अच्छा ये है, ये के एन बी का फाइल है। यहाँ पे अगर आप देख लें, प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये फाइल आप पढ़ लें, क्योंकि सबसे ये 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जो कि एन बी के अंडर स्कॉलरशिप के लिए है। ये इनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप कवरेज है। आपको 5 मिलियन के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। आपको किसी तरह का भी मसला आ जाए, अल्लाह ना करे आपको आ जाए, तो आपका सारा हेल्थ एक्सपेंसेस उसी से कवर होगा। ये देख ले आप इनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और अच्छा, नंबर मैंने क्यों डाला है वहाँ पे, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं। तो ये उसका नंबर है, तो यहाँ पे ये वही नंबर आपको शो होता है। ठीक है। बेस्टर इन इंग्लिश एजुकेशन मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऑफर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नाम वो नाम मैंने नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि के एन बी पे वो ऑफर नहीं करते, वो यूएन स्कॉलरशिप पे ऑफर होता है। और ये के एन बी के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सिटीज़ है, और ये प्रोग्राम्स है इंग्लिश एजुकेशन, लिंग्विस्टिक्स। और तो के एन बी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश एजुकेशन बहुत बड़ा
ऑप्शन है। इंग्लिश एजुकेशन पीएचडी भी अवेलेबल है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटास पेंडिडिकन इंडोनेशिया, इसका मतलब है एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया। एंड दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडोनेशिया। और सेकंड वन है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मालांग, ये वाली, ये मैंने देखी है। और ये बहुत, इनका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हर लिहाज से। और मेरी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स है, मास्टर भी है, बैचलर भी है, लेकिन वो यू के एन बी पे ऑफर नहीं हो रहा। वो सिर्फ यूएन स्कॉलरशिप पे, जिसमें मैं आया हूँ। लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट टू यू, क्योंकि मैं जब आ रहा था उस वक्त चीज़ें अलग थी। इसी साल इन्होंने स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी कम किया और अकोमोडेशन भी ख़त्म कर दिया है। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खुद हूँ, आप बेशक अप्लाई कर लें। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको 30,000 रुपये पाकिस्तानी नहीं मिल रहे, मुझे 30,000 मिल रहे हैं, उससे कम अभी मिल रहे हैं। उन्होंने स्टाइपेंड कम किया हुआ है और आपको कमरा भी नहीं मिल रहा रहने को। तो आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। और तो ये है। इसके अलावा के एन बी के अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये जो लिस्ट था ये सिर्फ के एन बी का था, ठीक है। यानी के एन बी के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश रिलेटेड फील्ड अवेलेबल है, बहुत सारे और भी है। वो लिस्ट इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो लिस्ट है जो के एन बी के अंडर ऑफर होता है, ठीक है। इसी फाइल से आप ढूंढ सकते हैं। मैंने ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के यहाँ पे आपके लिए जमा किया हुआ है। तो यू कैन स्क्रीनशॉट दिस वन एंड दिस वन। और फिर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है और इनका अपना अपना स्कॉलरशिप है, अपना अपना नाम है इनका। तो बैचलर प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर होता है इन चीज़ों में। देखें यहाँ पे लिटरेचर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं था। अगर आप देख लें, सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ में था। यहाँ पे इसलिए है कि ये यूनिवर्सिटीज़ का अपना, जिस तरह ये यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं UGM। तो इनका अपना स्कॉलरशिप है GMIF के नाम से, GM इंटरनेशनल फेलोशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। इसमें भी ऑफर हो रहा है और ये बैचलर प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारे आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जिसके साथ कैन भी लिखा है, तो वो कैन भी ऑफर करते हैं UNSP। शब्द स्मारत में इंग्लिश लैंग्वेज भी मौजूद है, लिटरेचर भी मौजूद है, लेकिन KNB पे नहीं, सिर्फ UNS में। कैन भी मौजूद है और सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और ये मास्टर्स का है, फिर लिटरेचर भी है, इंग्लिश एजुकेशन है, लिंग्विस्टिक्स है, कल्चरल स्टडीज मीन लिंग्विस्ट लिटरेचर है अगेन। अच्छा, फिर ये है, ठीक है। तो ये PhD के प्रोग्राम्स है कि एनबी के अलावा जो UI ग्रेड स्कॉलरशिप है, और इसका अपना स्कॉलरशिप है, UNS का है, ठीक है। अच्छा, किसी यूनिवर्सिटी का अगर आपको पता चले तो आप लोगों ने फिर करना किया है, क्वेश्चन ये है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, अच्छा, बस ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अप्लाई करना है KNB के थ्रू UNS में, ठीक है। तो मैंने खोलना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोग्राम पसंद आया है, मास्टर्स इन इंग्लिश एजुकेशन, यूनिवर्सिटा सबलस महाराज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन स्टडी प्रोग्राम, ये क्लिक कर ले। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका जो क्या क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ब्राउज़र आपका काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह यह होती है कि अपना अपना डेटाबेस होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर VPN यूज़ करें या ब्राउज़र चेंज करें। इस तरह अक्सर होता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल करिकुलम, मुझे करिकुलम चाहिए, करिकुलम S2 का मतलब है, देखे, S1 बैचलर को बोलते हैं इंडोनेशिया में, S2 मास्टर्स को, और S3 PhD को। तो आप S2 लिखे या मास्टर लिखे, इट्स सेम। अच्छा, तो ये मेरे फैकल्टी का स्ट्रक्चर है। करिकुलम यहाँ पे अवेलेबल होगा, इस पे आप क्लिक कर ले। ये 2021 का करिकुलम है, अभी 2024 का ये फॉलो कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे हैव नॉट अपलोडेड, या मे बी वो लिंक अलग था और मुझे दिखा नहीं, मतलब यहाँ पे। अच्छा, ये देख लें आप। तो इस करिकुलम में आपको मिल जाता है डिटेल्स, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और ये सब्जेक्ट्स से देख लें, ठीक है। तो इस तरह हर यूनिवर्सिटी का आप ढूंढ सकते हैं।
जो भी हो, सिर्फ वीपीएन आप यूज़ करें अगर आपके पास ये काम नहीं कर रहा। अभी चलते हैं, आप लोगों ने जो सवालात पूछे हैं वहाँ पे। सॉरी, पता नहीं वो क्या हो, किधर गया वो लिंक जो था। अच्छा, एक सेकंड मैं उसको यहाँ पे, लेट मी ओपन दैट लिंक सो। अच्छा, तो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? तो आप लोगों ने सवालात किए थे, एंड लेट मी चेक वन बाय वन, उसको अभी जवाब उसको भी करते हैं। अच्छा, तो व्हेन एंड हाउ टू गेट स्कॉलरशिप, अभी मैं इसका क्या जवाब दूँ? व्हेन जब आप अप्लाई करेंगे, हाउ जब आप मेहनत करेंगे। हाउ पे तो हमने अभी बात की ना कि अपने प्रोफाइल को किस तरह बिल्ड करना है एंड सो ऑन। रिसर्च क्राइटेरिया, अच्छा, मास्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पब्लिकेशन हो। पीएचडी के लिए मस्ट है कि आपके पास पब्लिकेशन मौजूद हो, चाहे जहां से भी हो, अच्छे जर्नल में हो बुरे में हो, लेकिन पब्लिकेशन हो। और आपके पास रिसर्च प्रपोजल भी हो अपने पीएचडी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी प्रपोजल को लेके पीएचडी उसमें करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपका स्किल चेक करते हैं कि आप रिसर्च के लिए एलिजिबल है नहीं है। आप यहाँ पे आप आके फिर वो प्रोफेसर आपका प्रपोजल तब्दील कर लेता है। अच्छा। अच्छा, चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स यहाँ पे किसी ने कॉपी किया हुआ है कि हाउ टू टेलर और रिसर्च प्रपोजल एंड सीवी फॉर। अच्छा, सीवी पे और रिसर्च प्रपोजल पे मैं चाहता हूँ कि हम अगर अलग सेशन रख ले तो क्या, मतलब कैसे रहेगा? एक एक घंटे का, उस पे हम प्रपोजल है बात कर लेंगे, सीवी है बात कर लेंगे। और अच्छा, फिर दूसरा सवाल है, व्हाट इफ़ यू डोंट हैव रिसर्च हिस्ट्री इन बैचलर? इट्स ओके। मास्टर्स के लिए रिसर्च नहीं चाहिए, मैंने आप लोगों को कहा, लेकिन पीएचडी के लिए मस्ट है। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च हो बैचलर लेवल पे तो दैट मैक्सिमाइज इज योर चांसेस। आपको मैं अपना बताऊं, तो मेरे अभी जो को सुपरवाइज़र है, वो मुझे कह रही थी कि बहुत से प्रोफाइल आए थे अप्लाई में, सीट चुन के एक ही था फैकल्टी के अंदर। तो वो कह रही थी कि हमने 5 सेलेक्ट की थी, 5 प्रोफाइल बहुत एक जैसी थी, और हम कंफ्यूज थे किस बंदे को सेलेक्ट कर ले। फिर 2 दिन बाकी थे डेडलाइन में कि आपको प्रोफाइल इंटरनेशनल ऑफिस में शेयर किया, क्योंकि मैंने अप्लाई डेडलाइंस में किया था आखिरी 2 दिन में। तो फिर हमने आपको बस फौरन सेलेक्ट किया, क्योंकि आपका प्रोफाइल उनसे बहुत अलग था। मैंने वजह पूछी किस तरह अलग था, तो उसने पहला जो रीज़न बताया वो ये बताया कि आपके पास यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्सपीरियंस था, और आपके एप्लीकेशंस भी थे, और वो भी बैचलर पे। तो हमने कहा कि भाई ये बंदा तो मतलब ही इज़ वर्थ टू बी सेलेक्टेड। तो दैट मैक्सिमाइज योर चांसेस। अगर आपके पास नहीं है, दूसरे बंदे के पास है, दे विल सेलेक्ट दैट वन, दे डोंट केयर अबाउट यू देन। How to approach Indonesian professors and what are their expectations from us as a potential candidate? अच्छा, उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप लैपटॉप के इस्तेमाल में अच्छे हों, यहाँ के जितना मैंने मतलब जाना है। पब्लिकेशन आपके पास एक हो तो बेहतर है, ना हो तो आप कुछ ना कुछ आपको रिसर्च के बारे में पता हो, और आपके पास ऑनलाइन कम से कम 5 कोर्सेज हो। अगर ये भी नहीं है तो डोंट contact them. And how to approach them? Go to university website, search faculty, search your department, click on the teaching staff, वहाँ से उनके प्रोफाइल्स देखो, जो आपके साथ मैच करता है उनको ईमेल करो। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी के एनबी के अंदर अवेलेबल है, बाकी अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट नहीं करना, बस आप डायरेक्ट अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर के साथ जो कांटेक्ट है वो सिर्फ आप के एनबी के लिए करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में वो नेसेसरी नहीं है। फिर एक सवाल है, इफ समवन ऑलरेडी हैज एन एमफिल विद नो पब्लिकेशन, इज इट गुड टू अप्लाई फॉर अ पीएचडी और अगेन गो फॉर अनदर मास्टर? वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप दूसरा मास्टर कर सके तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि
बाहर के मास्टर पाकिस्तान के मास्टर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अ, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैंने रिसर्च किया भी नहीं है यहाँ पे, और मुझे पाकिस्तानी जितने भी मास्टर के एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको उनको गाइड करता हूँ और वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस दैट आई गेंट है, दैट मतलब यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें सीख ली। तो लेकिन अगर आपने एमफिल किया है विद नो पब्लिकेशन, तो आपको नहीं लगता कि 2 साल या 3 साल दूसरे एमफिल पे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप 3 महीने लगातार कोई अच्छा सा रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करवाए? वो आपकी ये कमी पूरी कर लेगा, मतलब आप पीएचडी के एलिजिबल हो जाएंगे। दैट्स इट। एज लिमिट टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, एज लिमिट जो है वो 40 है। और मास्टर के लिए लेट मी चेक इट अगेन, यहाँ पे मैंने अभी लिखा था, वेयर इज कैन बी, एज लिमिट जो है वो 40 है, मास्टर के लिए 35 है, बैचलर के लिए 21 है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 35 तक अभी सोच रहे हैं कि मास्टर के लिए 30 कर ले, पीएचडी के लिए 35 कर ले, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा ये। वन जनरल डिस्कशन ऑन पी प्लानिंग, व्हाट इज दिस, एंड रिसीविंग एन इंडोनेशियन स्कॉलरशिप, अच्छा वो तो हो गया। स्कॉलरशिप के एवरेज, देखिए मेरा जो स्कॉलरशिप है उसमें स्टाइपेंड है, टिकट नहीं था इसमें। लेकिन बाकी हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, टिकट भी होता है, वीज़ा और स्टे परमिट का खर्चा भी होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, वरी अबाउट योर प्रोफाइल, योर प्रिपरेशन। न्यू स्टूडेंट एंड वांट टू नो अबाउट, अच्छा आई वांट इंफॉर्मेशन हो चुका, आइल्स इज ओके। आइल्स कैन बी में नेसेसरी है, बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है दे विल सेलेक्ट यू। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी पिछले इंटेक में यूएमएस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, मैंने 3 बंदों के लिए अप्लाई किया, मतलब मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद किया, मैंने गाइड किया। 2 बंदों का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा था, 10-10 ऑनलाइन कोर्सेज और बहुत कुछ, इससे भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। दे वर नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एक बंदी थी, उनको उनको उन्होंने कॉल किया, उनका ऐसे भी एवरेज था, उनका प्रोफाइल भी एवरेज था, एक भी ऑनलाइन कोर्स नहीं था, उसके पास आइल्स 8 बैंड्स थे। यू सी द डिफरेंस, उन्होंने आइल्स पे फैसला किया था। तो आइल्स इज योर लाइक, बस ये आपके लिए मतलब मुख्तसर मैंने बता दिया कितना इसमें पावर है। तो आइल्स अगर आप दे सकते हैं तो दे दे। मतलब आने वाले सालों में इंडोनेशिया में भी बगैर आइल्स के आना इंग्लिश फील्ड में पॉसिबल नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। जो जो लोग नखरे कर रहे हैं ना कि इंडोनेशिया क्यों जाना है, ये इनको 3-4 साल बाद पता चलेगा। क्योंकि एक लड़की थी, मैं बैंकॉक में था, 2023 की बात है, मैंने उसको गाइड किया बैंकॉक के लिए और इंडोनेशिया के लिए। तो वो नखरे कर, नहीं मैं तो इंटरेस्टेड हूँ यूएस में, मेरे पास तो आयल्स है, ये है वो है। हालांकि मैं समझ रहा था कि शी इज़ जस्ट जबान तगड़ी है, बाकी कुछ है नहीं। पिछले हफ्ते रो रही थी कि मुझे गाइड कर लो इंडोनेशिया में कैसे स्कॉलरशिप हासिल करें। समझ आ रही है बात की? तो 2 साल ज़ाया करके अभी वो बात मान ली जो मैं समझा रहा था 2 साल पहले। स्टाइपन तो अच्छा होता है यार, बस स्टाइपन कुछ और है। आप यहाँ पे आके किसी मतलब कैन वी गेट स्कॉलरशिप इन दिस ईयर? वेल नो, यू कैन नॉट, दैट इज इम्पॉसिबल, यू हैव टू अप्लाई एंड वेट फॉर द प्रोसेस। विच यूनिवर्सिटी, लिस्ट मैंने शेयर किया है, अभी आप आते हैं आप लोगों की चैट की तरफ। अच्छा, स्कॉलरशिप साजिद भाई, स्कॉलरशिप के साथ साथ जॉब की इजाज़त बिल्कुल आपको नहीं होती। लीगली आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है आप उसको साइन करते हैं, तो आप जॉब नहीं कर सकते। और इंडोनेशिया में रूल्स ऐसे फॉलो किए जाते हैं कि रमज़ान के महीना था या रमज़ान से पहले था, मुझे भूला हुआ है, एक बंदे को इन्होंने मास्टर के 4th सेमेस्टर में रिपोर्ट किया पाकिस्तान। मतलब उस पे केएनबी ने 2.5 ईयर्स खर्चा किया, 1 साल इंडोनेशियन लैंग्वेज में खर्चा किया, महीने का 1-1 लाख पाकिस्तानी दे के उसको। फिर 3 सेमेस्टर मास्टर्स में, अभी वो 4th सेमेस्टर में था एंड ही इज़ गोना बी ग्रेजुएटेड। उसने शादी यहाँ पे की थी और बात छुपी हुई थी, बात उनको 4थे सेमेस्टर में जाके मालूम हो गई इंटरनेशनल ऑफिस को। और एक ही हफ्ते के अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करके उसका वीज़ा, स्टे परमिट, स्कॉलरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग, और उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान डिपोर्ट किया। तो रूल्स पे तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं जॉब्स के,
मैंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया। उसकी सिर्फ एक वजह है कि यू हैव टू बी फेयर एंड क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर विद योर कॉन्ट्रैक्ट। आपने साइन किया है तो मुसलमान बन के रहे। अच्छा, मास्टर्स के लिए भी रिसर्च प्रपोजल नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है अपने बीएस के थीसिस से तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। अच्छा, सेपरेट सिस्टम विल बी बेटर फॉर सीवी एंड प्रपोजल, इंशाल्लाह यू विल वी विल हैव इट। और बाकी इसके अलावा आपका कोई अभी सवाल है तो आई एम अवेलेबल। और अभी भी हमारे पास थोड़ा सा नहीं, बहुत टाइम है, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश किया। अगर आप देख ले स्कॉलरशिप के एक यूनिवर्सिटी का अप्लाई प्रोसीजर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो डिफरेंट है, लेकिन बहुत सिंपल है। केएनबी का जो प्रोसेस है वो तो ये है कि आप सबसे पहले एम्बेसी से लेटर लें। यहाँ पे एम्बेसी से लेटर लेना बहुत ज़रूरी है इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके पढ़ा करें। अगर आप अवैस भाई से पूछे, मुझसे पूछे, किसी और बंदे से पूछे कि प्रोसेस किया है, तो मैं आपको आंखें बंद करके बता देता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस किया है, क्योंकि उससे मैं गुजर के आया हूँ। इंडोनेशिया में मैंने सिर्फ एक अप्लाई किया था, मैं आ गया। और इंडोनेशिया वॉज नॉट माई ऑप्शन, लेकिन यहाँ आके आई एम नॉट रिग्रेटफुल, आई एम 101% क्लियर एंड हैप्पी कि मैं इंडोनेशिया आया हूँ। और तो मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वो भी बस वैसे अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन हो गई और मैं आ गया। तो बाकियों का मुझे नहीं पता कि प्रोसेस क्या होता है। अगर आप वॉइस करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो आपके लिए मैं जाके वेबसाइट सर्च करूंगा, पढ़ूंगा, फिर आपको वॉइस करूंगा। तो मैं ये सारा सब कुछ आपके लिए क्यों करूंगा? वाई? आप जाए खुद पढ़ ले। तो आप जाके वेबसाइट को ए टू जी अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कम से कम 3 घंटे गुजारने चाहिए। ए टू जी आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि आप वही ऑब्जेक्टिव अपने एसओपी में लिखते हैं। हम एसओपी, प्रपोजल और सीवी तीनों तीनों पे बात करेंगे इंशाल्लाह एक सेशन में, ठीक है। तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ें। इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था के एन बी पे। वजूहत उसकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी और हम आपको बताएंगे। हाँ, आपकी सीवी और आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको हम बता सकते हैं। ये जितने भी बंदे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दे आर फ्रॉम माई माई यूनिवर्सिटी, के एन बी स्कॉलरशिप पे थे, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन ग्रेजुएटेड नाउ, दे हैव गॉट देयर डिग्रीज। और एक एन बी पे आए हुए थे। ये बांग्लादेश का बंदा है, ये वाला तंजानिया का था, ये अच्छा। तो यू कैन बी वन ऑफ देम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह। बी होपफुल, बी हैविंग अ विनर माइंड सेट, क्योंकि ये नहीं होगा। मतलब ये है ना कि आप अगर स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप जिन्होंने हासिल किया हुआ है ये देखें, उनके आदात व अतवार क्या है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं। तो अभी से आप वो करें। सोशल मीडिया रील्स पे टाइम न गुजारे, बल्कि इसी पे टाइम गुजारे। लिंक्डइन प्रोफाइल बना ले, यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करे, इंटरनेशनली प्रोफेसर्स को कनेक्ट हो जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाए, वो क्या कर रहे हैं, और इस पे अपनी एनर्जी मतलब करे। अगर आपके लिए मैटर नहीं करता तो इससे बेहतर है कि बिजनेस खोले और उसमें से फिर एनर्जी टाइम दे। और एम एस PhD ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत हेडिक जर्नी है, इस पर फिर ना है। अच्छा, एक और सवाल आ चुका है आई थिंक। अच्छा, अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि रिकॉर्डिंग हो चुका है या नहीं, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। फिर मैं शेयर कर दूंगा। आफ्टर 2 डेज मैं इसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक शेयर कर दूंगा। या इट इज़ ओके। ज़मीर भाई, अगर आप मतलब आपको बस स्टेट करना है कि आपके अंदर ये मसला है, तो ये इशू नहीं है, मतलब मेडिकली इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है आमिर, रिसर्च प्रपोजल, SOP और CV, 3 चीज़ों पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे या सैटरडे सेशन रखते हैं, उसमें हम इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। और वो आई थिंक बेहतर होगा, सिर्फ 40 या 50 मिनट का हम सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी का सवाल हो तो आई एम अवेलेबल। अच्छा,
मेरे जो प्लान्स हैं, मैं आपको अपने प्लान्स क्यों बताऊं। मेरे प्लान्स न यहाँ पे रुकने के हैं, न पाकिस्तान आने के हैं। आई वुड ट्राई टू गेट अ PhD फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी अच्छे मुल्क से। यहाँ पे अगर अच्छा मौका मिले तो शायद मैं स्टे कर सकूं, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट एन ऑप्शन। स्टडी गैप है 2 इयर्स का, उसको कैसे जस्टिफाई करे, पब्लिकेशंस कर ले उसको, उस लिहाज से जस्टिफाई करे कि बस मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, दैट्स इट। इतना वो नहीं करते कि आप क्या कर रहे थे। बस आप कहे कि मैं अप्लाई कर रहा था, मुझसे रिजेक्शन मिल रहे थे, दैट्स इट। ऑनलाइन कोर्सेज करें, उसको वहाँ पे डाल दे, ठीक है। अच्छा, एनी अदर प्लीज। रिलेवेंट कोर्सेज इस तरह है आमिर कि आप कोर्सेरा वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्टडीज या इंग्लिश वर्ड सर्च करें, आ जाएंगे। अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड है तो वो कोर्सेज कर लें, लिंग्विस्टिक्स में तो उसके रिलेटेड सर्च कर लें, ठीक है। या इंग्लिश टीचिंग में है तो उसके रिलेटेड कोर्सेज कर लें। अच्छा, आई थिंक देर इज नो more questions, so we will just close the meeting. Blessed be, and I hope you also get scholarship for your studies and enjoy your life and learn and grow academically and as well as socially. और किसी किस्म का सीरियस और संजीदा सवाल हो तो अपना इंट्रोडक्शन करके, इसके साथ अपना मसला और सवाल लिख के मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक ही मैसेज के अंदर ये सारा लिखा करें, ठीक है। और फिर रिप्लाई का भी थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि यहाँ पे हम बिजी बहुत होते हैं। आपको नहीं पता बाहर लोग आके किस तरह जिंदगी, मतलब कितने बिजी होते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक लाइफ हार्ड होता है यहाँ पे, इट्स वे बेटर देन पाकिस्तान लाइफ, बट बिजी होता है बंदा, वेला नहीं होता कि बस सारा दिन वेला पड़ा रहता है पाकिस्तान की तरह। तो जीते रहे, दुआएं आपके साथ है, सिर्फ दुआएं नहीं है बल्कि हमारा सपोर्ट भी आप लोगों के साथ है। और मेरी पहले से ख्वाहिश थी, मुझे अभी तक कोई भी इंग्लिश का सीनियर नहीं मिला था जिसने मुझे गाइड किया हो। किसी और फील्ड से बंदे मिले थे जिन्होंने मुझे गाइड किया था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फ्रॉम माई हार्ट। और मैं उस वक्त सोचा था कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिले, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो टैलेंट प्लस भी उसका एक मिसाल है। और अभी इसमें भी है, ताकि मैं भी लोगों को अपनी तरफ से वो दे सकूं जो मुझे नहीं मिला था। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, हाँ, जस्ट आई जस्ट वांट सी पीपल कि वो भी कामयाब हो सके और वो मुझसे आगे जा सके, जहां मैं आया हूँ वहां नहीं बल्कि आगे जा सके। तो मेरे लिए कामयाबी की डिफिनीशन वो है। बाकी PhD लेना, प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना या किसी बड़े बिजनेस का मालिक बनना, दैट इज़ नॉट माई ड्रीम। माई ड्रीम इज़ दैट, क्योंकि हमारा वतन जो है, हमारा मुल्क जो है, बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहा है, बहुत से हर्डल्स के लोगों को, खासकर एजुकेटेड तबके को। तो आई जस्ट वांट बी द पार्ट ऑफ दोज हु आर काइंड टुवर्ड ह्यूमैनिटी, टुवर्ड देयर own people. That is my dream and I want to see all of you successful. और जब से मैं इंडोनेशिया आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन बंदों को मैं गाइड करता था, 4 बंदे उसमें से आए हैं पूरी फंड स्कॉलरशिप पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो मेरे लिए मतलब एक माइलस्टोन था। मैंने गोल्ड मेडल लिया था बेस्टन में, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी। मतलब मैं बहुत खुश था, जिस तरह वालिदैन खुश थे मेरी वजह से, उसको लेके बहुत खुश था। लेकिन जिस दिन मुझे पहले बंदे ने मैसेज किया कि स्कॉलरशिप मिल गया है, और उसको मैंने गाइड किया था थ्रू द प्रोसेस, उस वक्त मेरी खुशी खुशी बिल्कुल दीद नहीं थी। तो दैट इज़ माई ओनली हैप्पीनेस इन लाइफ कि मैंने अपनी खुशी को इसके साथ जोड़ा है। तो आई विश यू टू बी सक्सेसफुल, और ताकि आपके वालिदैन पे बोझ ना हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी गुजर सके, और आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, दूसरे ममालिक को आके दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर कर सके। तो मीटिंग को क्लोज करते हैं। कोई भी सवाल हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई इनबॉक्स, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।